यस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी 2-4 दिनों से आप लोग खालिस्तान मूवमेंट के बारे में काफ़ी पढ़ सुन रहे होंगे, लगातार वीडियो पे देख रहे होंगे किस तरह से भारत और कनाडा के संबंध जो हैं बहुत ही दिक्कत में चल रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा एक अलग आपको एक एंगल देने की कोशिश करेगा, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से ये जो चौथी फेल खालिस्तानी हैं अपने जो उन्होंने अपना एक मैप जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ भाई खालिस्तान कौन सा इलाका खालिस्तान होगा, ठीक है। वो जो उन्होंने मैप जारी किया है और उससे हम ये देख पाएंगे कि किस तरह से ये जो चौथी फेल खालिस्तानी हैं कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, और ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ अय्याशी करने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं, बस उससे ज़्यादा कोई ये मूवमेंट नहीं है, ठीक। इसके पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसके पीछे कोई भी कुछ भी नहीं है, और सिर्फ ये कुछ लोग जो अय्याशी करना चाहते हैं बस उनका ही। और ये बात मैं जो प्रूफ करूँगा ये एक मैप के माध्यम से प्रूफ करूँगा, जो कि ये मैप इन्होंने ही जारी किया हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे इसको, लेकिन समझने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड लेता हूँ, जिससे कि आपको और भी कहानी थोड़ा सा समझ में आएगी चीज़ें होती क्या हैं। इसे शुरुआत समझते हैं। अभी तक खालिस्तान के बारे में आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन खालिस्तानी मूवमेंट एक्चुअली शुरू कब हुआ? देखिए, खालिस्तानी मूवमेंट जो शुरुआत हुई है वो 1930 के आसपास शुरू होती है। दो घटनाएं घटती है। पहला तो घटना ये होती है कि जो ब्रिटिशर्स हैं अब वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा उनका डिक्लाइन हो चुका है, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर उनका एक डिवाइड एंड रूल का जो एक फंडा है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पंजाब वाले रीजन के अंदर। जो पंजाब का रीजन है, जिसमें भारत का पंजाब, आज का भारत का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब जो इलाका है, इसमें आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इस इलाके में वो लोग डिवाइड एंड रूल करते हैं। वहाँ पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं और वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत ही एक्टिवली वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये घटना तो ये होती है कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये इनका अपना एक काम चल रहा है। दूसरा क्या होता है कि 1930 में मुस्लिम लीग जो है वो एक अपने कराची अधिवेशन होता है, और उसमें वो बोलती है कि भाई जो ये पंजाब है इसको एक मुस्लिम प्रोविंसेस घोषित कर देना चाहिए, यानी कि क्योंकि हम मुसलमान ज़्यादा रहते हैं तो सब मुस्लिम प्रोविंसेस कर देना चाहिए। अब इस बात से लेकर जो कुछ लोग हैं, कुछ सिख लोग हैं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ये क्या मतलब है, जो ये तो मुसलमान अपना इलाके की बात कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया वाले हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। तो वो लोग एक खालिस्तान का एक कॉन्सेप्ट पहली बार फ्लोट करते हैं, पब्लिक में लाते हैं एक पैम्पलेट के माध्यम से। एक पैम्पलेट के माध्यम से खालिस्तान बोलते हैं कि खालसाओं का लैंड होगा, खालिस मतलब खालसाओं का लैंड होगा। और वो कहते हैं कि राजा रणजीत सिंह ने जितने इलाके पे राज किया वो इलाका जो है वो खालिस्तानी इलाका होना चाहिए, खालिस्तान होना चाहिए, ऐसा एक वो कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा लोग एंडोर्स नहीं करते। यानी कि कुछ बस थोड़े 2, 4, 10, 15 के थोड़े से तादाद में, नंबर तो मैं क्या बोलूँगा, ही लोग थोड़े बहुत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को सपोर्ट करते नहीं, और ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन इंडिया में तो ये बात आई गई हो जाती है, बट जो सिख कम्युनिटी है जो विदेशों में रह रहा है, खासकर अमेरिका में, कनाडा में, यूके में रह रहा है, ये जो सिख डायस्पोरा है, समहाउ ये लोग सपोर्ट करना शुरू करते हैं खालिस्तानियों को कि हाँ भाई सिखों का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। और हम अलग हैं, हम हिंदुओं से अलग हैं, हम मुसलमानों से अलग हैं, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये सिख डायस्पोरा जो है वो पूरा सपोर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब यहाँ से मूवमेंट शुरू होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इनका कोई बेस इंडिया में नहीं बन पाता है, ठीक है। ये बेस नहीं बनता। 70s तक आते थोड़ा सा आता है, लेकिन हाँ 80s तक आते आते एक ऐसा वक्त आता है, कुछ घटनाएँ घटती हैं जहाँ पर ये सिख मूवमेंट जो है, खालिस्तानी मूवमेंट जो है, ये थोड़ा सा अपना एक पीक अर्जित करता है। लेकिन 95 आते आते ये सब भी खत्म हो जाता है, पूरा गुब्बारा जो है पूरा फूट जाता है, ठीक है। वो सब पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो एक कॉन्सेप्ट और आया, ठीक है। जो एक खालिस्तानी थे वो कह रहे थे कि चलो भाई पहला तो हमारी डिमांड ये है कि जो राजा रणजीत सिंह का जो जितना भी साम्राज्य जहाँ रहा वो हमें मिल जाना चाहिए। पहला डिमांड तो उनकी ये है, लेकिन अगर वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट कुछ जो सूबे हैं, ठीक है, वो सूबे जो हैं वो खालिस्तानी सूबे घोषित किए जाएं और उसमें ऑटोनॉमी जो है वो दी जाए। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसे इलाके जहाँ पर
ज़्यादा पावर दी जाएगी वहाँ पर, वहाँ के लोगों को, ठीक है, ऑटोनॉमी इलाके, वहाँ पर जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग हो जाएंगे। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की रूल्स कम चलेंगे और जो वहाँ के ऑटोनॉमस इलाके, वो जो इलाके होंगे वहाँ पर जो पब्लिक रहेगी, जो कानून बनाएगी उसको ही ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। ऐसे ऑटोनॉमस इलाके की बात करते हैं कि भाई, और यह मूवमेंट शुरू था, पंजाबी सूबा मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जो पंजाबी जो सिख हैं वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पंजाब के अंदर, अमूमन पंजाब में रहते हैं, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सिख हैं वो मेजॉरिटी में नहीं है। बहुत से बहुत लुधियाना एक ऐसी जगह थी जहाँ पर 41% जो थे सिख जो थे रहते थे, बाकी जगह पर ज़्यादातर हिंदू और मुसलमान ही रहते थे। तो बाई पॉपुलेशन सिख जो हैं वो डोमिनेटिंग नहीं थे इन पंजाब ऑल्सो, पंजाब के अंदर भी नहीं थे। जब पंजाब के अंदर नहीं होगे तो पंजाब में भी आप मेजॉरिटी में नहीं आ रहे हो, तो इस तरह के सूबे बनने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो ये जो मूवमेंट था पंजाबी सूबा मूवमेंट, ये एक तरह का फ्लॉप मूवमेंट हो जाता है। अच्छा, अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रहती हैं। 50 का दशक निकल जाता है, 60 का दशक निकल जाता है, 70s का दशक आता है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ होती है कि दो घटनाएं घटती। पहला तो पाकिस्तान को 2 युद्धों में भारत बुरी तरह हराता है, 65 में हराता है और 71 में तो बहुत ही बुरा हराता है। अब पाकिस्तान के अंदर भी ये होता है कि यार इंडिया की वजह से हमारा बंटवारा हो गया, हम 2 टुकड़े में बढ़ गए, बांग्लादेश बन गया, अब इसको इंडिया को भी हम जो है वो सबक सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट लीडर जो हैं जगजीत सिंह चौहान, जो आप देख रहे हैं जगजीत सिंह, ये जो है ये थोड़ा सा हेल्प के लिए ये ISI और पाकिस्तान की सरकार के पास जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो वहाँ प्रधानमंत्री रह चुके थे, ठीक है। अब इनकी और ये जगजीत सिंह चौहान जो हैं वो डिमांड करते हैं कि भाई आप हमें सपोर्ट करो, पैसा दो, ट्रेनिंग दो, हथियार दो और हम जो हैं वो खालिस्तान बनाएंगे, इससे आपका बदला भी जो है वो पूरा हो जाएगा। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को समझ में आ गया था कि भाई ये जो सीधे युद्ध से तो इंडिया को हम हरा पाएंगे नहीं, तो इस तरह के जो मूवमेंट है इनको सपोर्ट करते हैं और इससे सपोर्ट से इंडिया को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जगजीत सिंह चौहान जो कि कनाडा में रहता है और अभी 2007 में ही ये मरा है, इसने कहा कि भाई पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट तो किया, बहुत हेल्प की, लेकिन कभी भी उतनी हेल्प नहीं की जितनी की करनी चाहिए थी, या जितना ये लोग क्लेम करते थे या जितना ये प्रॉमिस करते थे उतनी इन्होंने हेल्प नहीं की। हेल्प थोड़ी बहुत की है, लेकिन अगर हम खालिस्तानी मूवमेंट को अगर हम पूरा देखें तो आप देखोगे कि जितना भी फंडिंग हुई है, फाइनेंस उनको मिला है, उनको ट्रेनिंग हुई है, उनको हथियार हुआ है, और यहाँ तक कि जो ये खालिस्तानी के जो लीडर्स थे ये भाग भाग के भी पाकिस्तान रहे हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ना सिर्फ हथियारों में सपोर्ट किया, बल्कि एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जो ये आपका ड्रग्स है, ठीक है, पंजाब में आज जो दारू और ड्रग्स की जो लत पड़ी हुई है, इसके पीछे भी पाकिस्तान का पूरा रहा कि एक पूरी जनरेशन को ही ख़राब कर दो, एक ऐसी पूरी कौम को ही जो है नशेड़ी बना दो। क्योंकि पंजाबी जो होते हैं, सिख जो होते हैं, ये लोग बहुत ही ब्रेव होते हैं और इंडियन आर्मी में ये रहते हैं। और इंडियन आर्मी इसलिए मजबूत है क्योंकि इनके पास ब्रेव सोल्जर्स हैं और ब्रेव लोग हैं, ब्रेव कम्युनिटी है, ठीक है। और हम इस कम्युनिटी को ही बर्बाद कर देंगे, नशेड़ी बना देंगे, तो इंडियन आर्मी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए ये ड्रग्स जो ड्रग्स है वो पंजाब में फैलना शुरू हुआ। तो ड्रग्स से एक तो पूरी कम्युनिटी को बर्बाद करने की कोशिश की गई, दूसरा क्या किया गया, ड्रग्स जो है वो एक टेरर फंडिंग के भी बहुत काम आता है, पैसे के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जिस तरह आजकल आप देखते होगे अफगानिस्तान के अंदर देखते होगे, ठीक है, वहाँ पर जिस तरह से अफीम है और इस तरह की चीज़ें जो पूरा इकनॉमी को, पाकिस्तान की इकनॉमी है और अफगानिस्तान की इकनॉमी को इस तरह के ड्रग्स जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरह से आप समझिए कि ये जो खालिस्तानी जो हैं ये ड्रग्स का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। खैर, अब 80s 90s तक आते, 95 तक आते आपको पता ही है कि पंजाब के अंदर वैसे 80s में बहुत हालत ख़राब रही है, बहुत टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैल गया था। इसमें सबसे पहले समझिए कि एक ऑपरेशन ब्लू स्टार का यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 1984 में होता है। इसमें क्या होता है कि
भिंडरावाला एक व्यक्ति है, भिंडरावाला इसका नाम था, वो खालिस्तानी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था और बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हो गया था उस इलाके में, ठीक है, खालिस्तानियों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गया था। अब इस पे जब शक्ति होती है तो ये क्या करता है, ये जो स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पर जाकर ये छुप जाता है, गोल्डन टेम्पल के अंदर जाकर ये छुप जाता है और धीरे धीरे करके इसके साथी भी गोल्डन टेम्पल के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर इनको सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर भी इनको सपोर्ट, इनको लगता था कि भारत सरकार जो है वो कुछ भी हो जाए ये स्वर्ण मंदिर के अंदर नहीं आ पाएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि इससे उनको पता था कि जैसे ही अगर इंडियन आर्मी हथियार लेकर गोल्डन टेम्पल में आएगी तो ये आस्था, जो सिखों की आस्था है उसको हट नहीं करना चाहेंगे और इसीलिए ये लोग जो चाहें वो अंदर बैठकर कर सकते हैं और ये लोग आराम से बैठकर अंदर बैठे रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेसी चलती रहती है, किस तरह से भारत सरकार बोलती है कि भाई तुम बाहर आ जाओ, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं और अपनी गलत चीज़ें जो हैं वो इतने पवित्र स्थान पर वे लोग करते हैं, ठीक है, ये रह के हथियार इनका वहाँ पर है, ये जितना टेररिज्म फैला रहे होते हैं ये सब एक बहुत ही पवित्र जगह पर रह के कर रहे होते हैं। और सबसे दुर्भाग्य बात है कि जो वहाँ के गोल्डन टेम्पल के जो कुछ कर्मचारी भी थे वो सब भी इन लोगों से मिले हुए थे। सबसे दुख की बात तो यही है, ठीक है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर इंदिरा गांधी जो है वो इंडियन आर्मी को बोल देती है कि भाई तुम इस बंदे को पकड़ के लाओ, इसको ख़त्म करो, ये सब चीज़ों को, तमाशा को। और इंडियन आर्मी जो है वो गोल्डन टेम्पल के अंदर एंटर कर जाती है विद पूरे हथियारों के साथ, टैंकों के साथ, पूरा लश्कर के साथ जाती है और बहुत ज़्यादा भयंकर गोलीबारी चलती है दोनों तरफ से। इंडियन आर्मी भी चलाती है और ये जो खालिस्तानी जो छुपे हुए थे ये भी चलाते हैं और इस गोलाबारी के अंदर बहुत सारे लोग मरते हैं, ठीक है। और जो अकाल तख्त है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अकाल तख्त जो है बहुत बुरी तरह से डैमेज भी हो जाता है। अब अकाल तख्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र इलाका, मतलब पवित्र जगह है। आप समझिए कि गोल्डन टेम्पल तो पवित्र है, उसके अंदर में भी अकाल तख्त सबसे ज़्यादा पवित्र इलाका है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जो है वहीं पर रहती है, रखे जाते हैं, वहाँ किताब जो है वो रहती है वहाँ पे, और वो डैमेज होता है। और खैर भिंडरावाला को मार दिया जाता है और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को खालिस्तानी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और बोलते हैं कि देखो किस तरह से इंडियन आर्मी जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है ये सिखों के सेंटिमेंट से खेला और इन्होंने हमारे पवित्र स्थल पे आप आर्मी भेज दी। अब क्या होता है कि देखिए जब ऐसे कुछ लोग जो होते हैं ये भड़काते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मासूम जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि भाई तुम भी तो वहाँ पर गए थे, इंडियन आर्मी अपने आप तो नहीं गई थी, तुम जैसे लोग जब अंदर जाओगे, हथियार लेके जाओगे, वहाँ पर जाके गंदी हरकतें करोगे तो तुम्हें पकड़ने के लिए तो कोई तो आएगा वहाँ पे, ठीक है। खैर ये होता है कि कुछ सिख जो हैं वो इस बात से लेकर काफ़ी आहत अपने आप को महसूस करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा खालिस्तानी मूवमेंट को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट ज़्यादा दिन चलता नहीं है और इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी विद द हेल्प ऑफ सिख पीपल, पंजाबी पीपल एंड पंजाब पुलिस, इंडियन आर्मी, भारत सरकार पंजाबी लोगों के साथ, सिख लोगों की हेल्प से और खासकर पंजाब पुलिस की हेल्प से इस पूरे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट होता है इसको पूरी कुचल देती है, ठीक है। आप अगर कभी पढ़ेंगे लेट 80s से लेकर अर्ली 90s तक जो पंजाब में हुआ उसमें पंजाबियों ने और खासकर सिखों ने पंजाब पुलिस के साथ और इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन खालिस्तानियों का सामना किया। ये घरों पर रात रात भर बैठ के, ये पुरुष हो या महिला हो, हथियार रखते थे और कोई भी खालिस्तानी का जो आता था तो उसको ये लोग बिल्कुल टक्कर देते थे कि भाई कोई भी खालिस्तानी जो मूवमेंट है इस तरह की चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। तो पंजाब में जो खालिस्तानी मूवमेंट ख़त्म होता है इसके पीछे मेन जो कारण है वो कारण है वहाँ की लोकल पब्लिक। लोकल पब्लिक ने बहुत 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 सपोर्ट किया और कभी भी खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए आज भी खालिस्तानी जो है मूवमेंट है वो इंडिया में तो है ही नहीं, ठीक है। थोड़े बात अगर होंगे, कहते हैं ना इक्का दुक्का, तो वो अलग बात है, लेकिन कोई भी मास बेस नहीं है ना सिखों में ना पंजाबियों में इस तरह के इन लोगों का, ठीक है। ये कनाडा में है, ये तो ये सब अयाश करने वाले लोग हैं, ये वो कनाडा में रहें, यूके में रहें, यूएस में रहें, वो अलग बात है। लेकिन इंडिया में कोई भी इस तरह का ज़्यादा तादाद में लोग नहीं हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, अब ये सब तो चलो कहानी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा अब मैं जो जिस बात पर वीडियो बनाया था, मैंने बना रहा हूँ वो देखिए कि ये जो सिख हैं, ठीक है, सॉरी जो खालिस्तानी हैं, ये बोलते हैं कि जो राजा रणजीत सिंह जी ने जो
इलाका बनाए, अपना कब्जे में रखा था, 50 साल तक रूल किया था। अब मैप में देख ही रहे हो, जिसमें आप देख रहे होगे लाहौर भी है, आपका पेशावर भी है, अमृतसर भी है। ये सब इलाके जो हैं भाई वो हमारे होने चाहिए। ये 1940 से ये लोग डिमांड कर रहे थे कि जो भाई राजा रणजीत सिंह है वो इलाका खालिस्तान होना चाहिए। लेकिन भाई जब 1970s तक आते आते हुआ ये कि आप ISI के बिल्कुल बन गए गुर्गे और ISI के पिट्ठू बन गए, और ISI ने जो पाकिस्तानी आर्मी ने और सरकार ने जो आपको बोला, उससे आपने इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा अराजकता फैलाई। अब धीरे धीरे करके हुआ ये कि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक सिख फॉर जस्टिस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कनाडा के अंदर रहता है, कि उन्होंने एक ना रेफरेंडम की बात बोली है। रेफरेंडम का मतलब जनमत संग्रह की बात करती है, भाई कौन जो है वो खालिस्तान चाहिए, किसको नहीं चाहिए, येस और नो वाली बात पे आ गए। उन्होंने एक मैप जारी किया और मैप बोला कि ये खालिस्तान होगा। और अगर आप मैप देखोगे तो आपको इतनी हंसी आएगी ना, और इन बेवकूफ़ों को आप इनकी जो आइडियोलॉजी है इसको समझ पाओगे कि एक तरफ तो ये बोलते हैं कि राजा रणजीत सिंह जो साम्राज्य था वो इलाका जो है वो बनना चाहिए, लेकिन जब ये रेफरेंडम वाला लेकर लेटेस्ट वाला ये एक मैप लाते हैं तो आप इसमें देखिए कि ये जितना कि पाकिस्तान वाला इलाका जो है, जहाँ पर पंजाब पाकिस्तानी में, क्योंकि भाई पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा पोर्शन जो है वो तो पाकिस्तान के पास गया था, इंडिया के पास तो कम पोर्शन आया, 45% आया, उनके पास 55% आया है, ठीक है। उसमें आपका ननकाना साहिब भी वहीं पर आपका है, करतारपुर भी आपका वहीं पर है, ठीक है। लेकिन आप इस मैप पे देखो कि उनको ननकाना साहिब से कोई मतलब नहीं है भाई साहब, करतारपुर से कोई मतलब नहीं है, वो ठीक है पाकिस्तान में रहना चाहिए। हम ये कौन सा क्लेम कर रहे हैं? इंडिया का इलाका। कौन सा इलाका? पंजाब का इलाका, हरियाणा का इलाका, हिमाचल प्रदेश का इलाका, ठीक है, राजस्थान के कुछ इलाके। अरे भाई अगर आप क्लेम कर रहे हो तो पूरा क्लेम करो, ठीक है। जो पंजाब के पाकिस्तान के अंदर वाला क्लेम भी करो, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कनाडा के अंदर भी क्लेम करो, जो जहाँ तुम रह रहे हो बैठ के सरे वरे में रह रहे हो वहाँ पर, वो भी पहले सबसे पहले तो खालिस्तान तो बनना चाहिए कनाडा के अंदर और UK के अंदर, फिर बनना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। फिर अगर नौबत आगे देखा जाएगा, फिर इंडिया में तो खैर नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर लोग डिमांड कर रहे हैं, आप खालिस्तान को बनाओ कनाडा के अंदर, UK में बनाओ, पहले पंजाब पाकिस्तान के अंदर बनाओ आप, ठीक है। आपको खालिस्तान मिल जाएगा वहाँ, आप उसको बनाइए, क्योंकि वहीं पे लोग हैं उनके। इंडिया में तो कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो डिमांड कर रहा हो जिसको यहाँ से तकलीफ हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस मैप को देखो और इस मैप सोचो कि चूँकि पाकिस्तान लोग सपोर्ट करते हैं, ISI सपोर्ट करता है, पाकिस्तानी आर्मी सपोर्ट करती है, तो उन्होंने पाकिस्तान के इलाकों को छुआ तक की नहीं। अब यहाँ पर आप देखो कि कहाँ गई आपकी आइडियोलॉजी, कहाँ आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते हो, कहाँ पर आपकी हम डिमांड को थोड़ा सीरियसली लिया भी जाए, सोचा भी जाए, ठीक है। कि भाई आप तो एक नंबर के पिट्ठू हो, यहाँ से दिख रहा है कि समझ में आ रहा है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ जो हो वो ऐसे नशेड़ी एक वर्ग है जो सिर्फ नशेड़ी हैं, जो अय्याशी कर रहे हैं, और जिनके लिए ISI और पाकिस्तान के जो आप पिट्ठू बने हुए और उनके इशारों पर नाच रहे हो, और इंडिया में आप थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। खैर, तो इस मैप से आपको क्लियर हो गया कि इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सोच नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ISI पाकिस्तान के ये गुर्गे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनको तो सुनना ही नहीं है, इनको तो मतलब जो भारत सरकार कर रही है वो सब बढ़िया काम कर रही है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कनाडा ने जो भी बोला, अगर उसमें खैर कोई प्रूफ तो कुछ दे नहीं पाए, क्योंकि कनाडा सरकार जो है, आप देखो यहाँ पर कनाडा सरकार जो है वो, आप कनाडा सरकार ने जस्टिन ट्रूडो जो है वो आके पार्लियामेंट में बोलते हैं कि भैया ये तो इंडिया वाले जो हैं वो किलिंग कर रहे हैं हमारे कैनेडियन नागरिकों की। कौन नागरिक है भाई? ये बंदा है, देखो हरदीप सिंह निज्जर, एक प्लम्बर बंदा जो नशेड़ी है, जो जाता है कनाडा में, और वहाँ पर चूँकि कुछ काम धंधा उससे आता कुछ नहीं है, तो बन जाता है जत्थेदार वहाँ के गुरुद्वारे में कुछ काम करना वहाँ बन जाता है, और खालिस्तानी मूवमेंट का लीड करना शुरू कर देता है। ये सब ऐसे 2% के लोग जो हैं वो गुरुद्वारों में जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। फिर यहाँ एक दिन होता है कि सरे में ही, जहाँ से आप गुरुद्वारे से बाहर निकल रहे हो, पार्किंग में 2 लोग आके इसको ठोक के चले जाते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। अब ट्रूडो साहब कहते हैं कि इसमें इंडिया के एजेंसी है, और प्रूफ तो दे नहीं पाते हैं, ठीक है, प्रूफ नहीं कुछ दे पाते, बस बोलते हैं कि हाँ भाई इंडिया ने किया, और ये चले आते हैं अपनी 5 आइज अलायंस के पास। 5 अलायंस कौन सा है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, ठीक है। ये 5 लोगों देशों ने मिलकर कहा कि हम आपस में इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे। तो अब ये बोल रहे हैं कनाडा कि ट्रूडो साहब कि आप जो है सब लोग हम मिलकर पता लगाते हैं और इंडिया के इसमें इन्वॉल्वमेंट पता लगाते हैं। तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन्होंने कहा अरे भैया ये सब फालतू की बातें मत करो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, और आप जो है गलत एलिगेशन लगा रहे हो, आप बस जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ पे क्यों है, तो आपको समझने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा। आप देखो कि 2016 के अंदर जो इंडियंस हैं वो वहाँ पर 12
परसेंट के आसपास है। 2016 का सर्वे जो हुआ वहाँ पर इंडियंस में कौन है, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी होंगे, सब लोग मिला के लगभग 12% दिखा रहे हैं। लेकिन जब 2021 आता है तो ये तादाद बढ़ जाती है और ये 18.6% बढ़ जाती है, लेकिन 5-6% का ग्रोथ देखा गया है ये, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इंडियन, अच्छा बहुत सारे इंडियंस जो है पढ़ने भी जाते हैं यहाँ पे इंडियंस, ठीक है। अब लगभग अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करें तो 20 लाख के आसपास हो जाता है। 20 लाख इंडियंस जो हैं वहाँ पर रह रहे हैं, जिसपे 7.5 लाख जो हैं वो सिख रह रहे हैं। और इन 7.5 लाख में कुछ जो हैं सिखों में खालिस्तानी जो हैं सिंपैथाइज़र हैं, यानी कि जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो थोड़े से नशेड़ी टाइप के लोग हैं, ये सब जो हैं करते हैं। इसमें सब सिख नहीं है, कुछ लोग, कुछ तादाद जो है। अच्छा, अब ये जो खालिस्तानी है, इनके साथ कहानी क्या है कि ये जब भी बोलते हैं ना तो ये ऐसा बोलेंगे कि सारे सिखों का रिप्रेजेंटेटिव बन के बोलते हैं। भाई तुम सारे सिखों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, तुम कुछ नशेड़ियों के रिप्रेजेंटेटिव हो। कुछ नशेड़ी जो होते हैं वो जो अय्याश है, जो कुछ नहीं, गुड फॉर नथिंग है, सारे कुछ नहीं कर सकते वो लोग, वो उन लोगों के तुम सिंपैथाइज़र हो। लेकिन क्या होता है कि चूंकि ये आप जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, ये जस्टिन ट्रूडो साहब ये भी गुड फॉर नथिंग है। एक ऐसा नेता है जो अपने ही कनाडा को बर्बाद करने पे तुला पड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी सरकार तो मतलब जो है वो खुद ही माइनॉरिटी में है। और एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, एक कुछ खालिस्तानियों की पार्टी है, वो सपोर्ट कर रही है, कुछ MP सपोर्ट करते हैं, तो ये इनकी सरकार चल रही होती है, ठीक है। तो ये इनको तो बोलना ही है, क्योंकि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। तो ये जो है आप यहाँ से देखो कि कुछ तबके में ये ज़्यादा है। तो अब होता क्या है कि जब ये जो इस तरह के जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, इस तरह के जो टेररिस्ट होते हैं, ये बोलते बहुत बड़ा चढ़ा के हैं। 10 लोग अगर इनको मानने वाले होंगे तो बोलेंगे 10,000 लोग हमारे फॉलोवर हैं, ठीक है। तो ये सब खैर चल रहा है। लेकिन फिलहाल भारत सरकार ने और कनाडा के बीच में संबंध काफ़ी ख़राब हो रखे हैं। और जस्टिन ट्रूडो ने भारत के जो कॉन्सुलेट है, जो एम्बेसी है, वहाँ से एक बड़े अफसर को जो है वो वापस कर दिया, इंडिया वापस कर दिया है। उसके जवाब में भारत सरकार ने भी जो एक यहाँ के कनाडा की कॉन्सुलेट है उनको बुलाया, बोला कि ऐसा है, जितने लोग इंडियंस वहाँ काम कर रहे हैं कनाडा के अंदर, उतने ही कैनेडियंस भी इंडिया में काम करेंगे। अगर मान लो इंडिया के वहाँ 10 लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं तो 10 ही कैनेडियन जो हैं यहाँ काम करेंगे, चाहे आप काम कर पाओ या ना काम कर पाओ, या ओवर टाइम करो, आप ज़्यादा लोग नहीं रख पाओगे। तो अभी फ़िलहाल मामला काफ़ी गड़बड़ चल रहा है। एक और भी हुआ है, क्योंकि ये जो खालिस्तानी हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी हैं इंडियन एम्बेसी को, इनके परिवार वालों को। तो इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स और ने बोला है कि जो कि माहौल बड़ा ख़राब है, वहाँ की पुलिस भी सपोर्ट नहीं कर रही है, वहाँ सरकार भी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो खतरा ये है कि भाई कोई वीज़ा के करवाने आए और बम फोड़ दे, ठीक है, कोई हिंसा कर ले। तो सेफ्टी के लिए अभी भारत सरकार के वहाँ जो काउंसलेट है उन्होंने बोला है कि ऐसा है कि हम जो हैं अभी कुछ दिनों के लिए वीज़ा जो है रद्द कर रहे हैं, फिलहाल रद्द कर रहे हैं। बाकी भविष्य में कब खोलेगा नहीं खोलेगा पता नहीं है अभी। तो मतलब कोई भी आम पब्लिक जो है वो भारतीय एम्बेसी के अंदर नहीं आ पाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो फिलहाल यही सब चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बैकग्राउंड दे पाया होऊंगा, खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में समझा पाया होऊंगा, आज हाल फिलहाल में क्या चल रहा है वो सब बता पाया होऊंगा। बाकी इस पर कुछ और अगर अपडेट होगा तो हम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।